शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। अमरावती संभागीय शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में विधान परिषद सीट के लिए मंगलवार 1 दिसंबर को बेहद शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ। संभाग के 5 जिलों में बनाए गए 77 मतदान केंद्रों पर मंगलवार की सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक चलती रही। शुरुआती 2 घंटों के दौरान मतदान की रफ्तार काफ़ी सुस्त रही, लेकिन 10 बजे के बाद मतदान ने कुछ हद तक रफ्तार पकड़नी शुरू की और मतदान का समय समाप्त होने तक करीब 72 से 75% वोट पड़ चुके थे। इस मतदान की प्रक्रिया को लेकर यह चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों और व उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखा गया और मताधिकार रहने वाले प्रत्याशियों ने भी अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट डाले। साथ ही सभी मतदान केंद्रों के सामने प्रत्याशियों के समर्थकों द्वारा चुनावी बूथ लगाए गए थे, जहां पर प्रत्याशियों के समर्थकों का अच्छा खासा जमावड़ा था। इन चुनाव बूथ पर मतदाताओं को उनके मतदान क्रमांक व मतदान कक्ष आदि के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान की गई। निर्वाचन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक शाम 4 बजे तक संभाग में 68.65% मतदान हो चुका था। इस समय तक कुल 24,455 शिक्षकों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जा चुका था। पूरे दिन भर में यह पहली बार रहा जब महिलाओं और पुरुषों के मतदान का प्रतिशत लगभग समसमान रहा। शाम 4 बजे तक 68.74% पुरुष व 68.42% महिला मतदाताओं द्वारा वोट डाले जा चुके थे। शाम 4 बजे के बाद भी शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलती रही और 5 बजे से पहले लगी कतारों में कई शिक्षक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु खड़े देखे गए। शिवसेना, राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे सगळे सोबत आहे। माझी शिक्षक आघाडी आहेच, त्यामुळे 5,000पेक्षाही जास्त यावेळेस मताधिक्य राहील असं मला वाटतं। परिवर्तनाकरता हा मतदाता आहे, मतदान आहे। भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवारच निवडून येतील याची मला खात्री आहे आणि चांगल्या मेजॉरिटीने येईल। शिक्षक भारतीने जे काम केले आहे आमदार कपिल पाटील साहेबांनी, त्यांच्या कामाची पावती म्हणून मतदार सुज्ञ आहे, त्यामुळे मला 100% निवडून देणार आहे, याच्यात काहीही शंका नाही। विगत रविवार को स्थानीय न्यू प्रभात कॉलोनी परिसर में रहने वाले एएसआई दिलीप चौहान के घर से उनकी बेटी नम्रता परमार के 1.5 माह आयु वाला बेटा धैर्य परमार अचानक लापता हो गया था, जिसके बाद सोमवार की सुबह धैर्य परमार का शव घर के ही आंगन में स्थित कुएं से बरामद हुआ। इस मामले की वजह से पूरे शहर में जबरदस्त क्षोभ की लहर देखी जा रही है और पुलिस लगातार जांच करते हुए बच्चे के अभर्ता और हत्यारे की तलाश कर रही है। इसी कड़ी में गत रोज धैर्य परमार के अंतिम संस्कार पश्चात उसकी मां नम्रता परमार और मामा प्रणव चौहान को पुलिस थाने लाकर उनसे कड़ी पूछताछ की गई और बाद में देर रात उन्हें उनके घर रवाना कर दिया गया। बता दें कि स्थानीय प्रभात कॉलोनी निवासी दिलीप चौहान ग्रामीण पुलिस दल में एएसआई के रूप में तैनात थे और उनकी 30 नवंबर को ही सेवानिवृत्ति हुई है। इससे एक दिन पहले रविवार 29 नवंबर की दोपहर वे अपनी पत्नी जयश्री चौहान के साथ किसी विवाह समारोह में गए हुए थे और घर पर उनका बेटा प्रणव चौहान और उनकी विवाहित बेटी नम्रता परमार व उसके 1.5 माह के बेटे धैर्य ही थे। करीब 1:30 बजे के आसपास नम्रता अपने बेटे धैर्य को दूध पिलाकर वॉशरूम गई। इस समय धैर्य अपने पलंग पर था और प्रणव चौहान किसी दूसरे बेडरूम में बैठकर टीवी देख रहा था। जब नम्रता वॉशरूम से बाहर आई और उसे धैर्य अपने पलंग पर दिखाई नहीं दिया तो उसे लगा कि शायद प्रणव उसे अपने कमरे में ले गया होगा और वह धैर्य को देखने प्रणव के कमरे में पहुंची, लेकिन प्रणव अपने साथ धैर्य को नहीं ले गया था। यह बात पता चलते ही दोनों भाई बहन ने पूरे घर में धैर्य की तलाश की, साथ ही अपने माता पिता को इस बारे में इत्तला दी। पश्चात सूचना मिलने पर पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर धैर्य की तलाश शुरू की, लेकिन बच्चे का कहीं पता नहीं चल पाया। वहीं दूसरे दिन सुबह धैर्य का शव घर के आंगन में स्थित कुएं में देखा गया, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि धैर्य को जिंदा ही कुएं के पानी में फेंक दिया गया था और फेफड़ों में पानी घुस जाने की वजह से उसकी कुएं में डूबकर मौत हो गई थी। पुलिस इस समय आरोपी के बेहद करीब पहुंच चुकी है और संभवतः मंगलवार की रात ही इस मामले का राजफाश करते हुए धैर्य को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विगत 7 नवंबर को राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के माधवनगर परिसर में रहने वाले सराफा व्यवसायी प्रदीप माथने के घर 2 अज्ञात युवकों ने सशस्त्र डाका डाला था और माथने दंपति के साथ मारपीट करने के साथ ही 80 तोले सोने के गहने लूट लिए थे। इस मामले में राजापेट पुलिस द्वारा की गई जांच में पता चला है दोनों आरोपी मूलतः बुल्ढाना जिले के निवासी हैं और उन्होंने इससे पहले राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत रहने वाले तापड़िया नामक व्यक्ति के घर पर भी इसी तरह सशस्त्र डकैती डालकर 8 लाख रुपए का माल लूटा था। उस समय अपराध शाखा पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में जमानत पर छूट गए थे। वहीं पता चला है कि इन आरोपियों ने हिंगनघाट शहर में भी ऐसी एक वारदात को अंजाम दिया था और फिलहाल ये दोनों आरोपी हिंगनघाट पुलिस के कब्जे में हैं। ऐसे में अमरावती पुलिस अब इन दोनों आरोपियों को हिंगनघाट पुलिस से अपनी कस्टडी में पूछताछ हेतु लेने का प्रयास कर रही है। विगत दिनों चांदूर बाजार के नगराध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित प्रहार के पार्षद नितिन कोरडे ने
मंगलवार को नगराध्यक्ष पद का पदभार संभाल लिया है। विगत 27 नवंबर को हुए चुनाव में प्रहार की ओर से प्रत्याशी बनाए गए नितिन कोरडे ने इस चुनाव में जीत हासिल की थी, जिसके बाद नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष नितिन कोरडे ने मंगलवार को राज्य मंत्री बच्चू कडू की माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपना पदभार संभाला। इस समय सत्ताधारी पक्ष के सभी पार्षद उपस्थित थे। इस वक्त कोरोना की संक्रामक महामारी की वजह से पूरी दुनिया हैरान परेशान है। वहीं दूसरी ओर किसी समय पूरी दुनिया को हैरान परेशान करने वाली HIV यानी एड्स की संक्रामक बीमारी के मामले अब विगत कुछ वर्षों के दौरान घटते दिखाई दे रहे हैं। अकेले अमरावती जिले में ही यदि विगत 13 वर्षों के आंकड़ों को देखा जाए तो विगत 4-5 वर्षों से एड्सग्रस्त मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। हालांकि जारी वर्ष में कोरोना एवं लॉकडाउन की वजह से उपजे हालात के चलते एड्स से संबंधित टेस्टिंग नहीं हुई। यह भी जारी वर्ष में आंकड़े कम रहने की एक वजह हो सकती है। विगत मार्च माह से लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद ART सेंटर को बंद कर दिया गया और इस सेंटर के अलावा एड्स से संदेहित मरीज की टेस्ट करने का अन्य कोई दूसरा साधन उपलब्ध नहीं था। साथ ही यातायात की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मार्च से अगस्त माह के दौरान HIV टेस्ट करने का कोई जरिया उपलब्ध नहीं था और सितंबर से HIV जांच को गतिमान किया गया है। इस आशय की जानकारी देते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी अजय साखरे ने बताया कि जारी वर्ष में अब तक कुल 390 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। साथ ही लॉकडाउन काल के दौरान HIV पॉजिटिव मरीजों को असुविधा का सामना न करना पड़े, इस हेतु जिला सामान्य अस्पताल व ART सेंटर की टीम ने मरीजों को उनके घर पहुंच औषधोपचार की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। विगत कुछ दिनों से अपनी कीमतों के चलते सभी को रुला रहा प्याज अब काफ़ी हद तक नियंत्रण में आने लगा है, क्योंकि इन दिनों होलसेल बाजार में प्याज की आवक बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से प्याज के दाम धीरे धीरे घटने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक विगत कुछ दिनों के दौरान सफ़ेद व लाल प्याज की दरों में क्रमशः 15 से 10 रुपये प्रति किलो की कमी आई है। इस बार हुई अतिवृष्टि की वजह से प्याज का काफ़ी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। आंध्र प्रदेश से लाई गई अधिकांश प्याज सड़ी हुई निकली थी। साथ ही महाराष्ट्र में प्याज के बुआई क्षेत्र में बाढ़ और बारिश का पानी घुसकर वहां जलजमाव हो जाने की वजह से प्याज की नई फसल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और जारी सीजन में प्याज उत्पादक किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। इसका सीधा असर यह हुआ कि बाजार में उपलब्ध प्याज के पुराने स्टॉक की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया और प्याज की दरें करीब 100 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गई। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह हालात संभलने लगे हैं और राज्य के प्याज उत्पादक क्षेत्रों सहित अन्य राज्यों के कुछ शहरों से प्याज की आवक शुरू हो गई है। ऐसे में अब होलसेल बाजार में सफ़ेद प्याज की दरें 60 रुपये से घटकर 45 रुपये और लाल प्याज की दरें 35 रुपये से घटकर 25 रुपये प्रति किलो पर आ गई हैं। जिले में मंगलवार 1 दिसंबर को कोरोना के 36 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 17,922 पर जा पहुंची। मंगलवार को सभी 36 मरीजों की रिपोर्ट RT-PCR टेस्ट में पॉजिटिव आई है, जिनमें 4 अल्पवयीन बच्चों सहित 19 पुरुषों व 13 महिलाओं का समावेश रहा। इनमें अमरावती शहर के 23 एवं ग्रामीण इलाकों के 13 लोग शामिल हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिलाधीश शैलेश नवाल ने अमरावती जिले में पहले से लागू संचारबंदी आदेश की समयावधि को आगामी 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। इस संदर्भ में जारी परिपत्रक में कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया व मिशन बिगिन अगेन के अंतर्गत इससे पहले जारी सभी आदेशों व निर्देशों के साथ ही दी गई छूट को आगामी 31 दिसंबर तक यथावत रखा जाएगा और सभी व्यावसायिक स्थापनाओं को सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुला रखा जा सकेगा। इसके साथ ही विवाह एवं अन्य समारोह के लिए दी गई छूट भी यथावत कायम रहेगी, लेकिन ऐसे आयोजनों में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। जिलाधीश शैलेश नवाल ने सभी जिलावासियों से कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमों व निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आह्वान करते हुए कहा कि यदि जिले में कहीं पर भी संचारबंदी आदेश एवं कोरोना प्रतिबंधात्मक नियमों का उल्लंघन होता पाया जाता है तो संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाली तलाकशुदा महिला के साथ चंद्रपुर के एक युवक द्वारा दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई है। पीड़ित महिला ने सोमवार की रात 8 बजे गाड़गनगर थाना पहुंचकर दुष्कर्मी युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद गाड़गनगर पुलिस ने आरोपी का नाम चंद्रपुर निवासी शैलेश नंदनवार बताया गया है। जिले की 548 शालाओं और कनिष्ठ महाविद्यालयों में विगत 23 नवंबर से 9वीं से 12वीं की कक्षाएं शुरू कर दी गई। इन 6 दिनों के दौरान मात्र 10,000 विद्यार्थी ही अपनी कक्षाओं में उपस्थित हुए, जबकि जिले में इन कक्षाओं में लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी प्रवेशित हैं। बावजूद इसके कोरोना संक्रमण के भय की वजह से लोग बाग अपने बच्चों को कक्षाओं में फिलहाल नहीं भेज रहे। हालांकि एक तथ्य यह भी सामने आया है कि जिन 10,000 बच्चों ने विगत 1 सप्ताह के दौरान अपनी कक्षाओं में उपस्थिति दर्शाई है, उनमें से किसी में भी कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए और कहीं से किसी तरह की कोई शिकायत सामने नहीं आई। आदिवासी विकास विभाग के अधीनस्थ आश्रमशालाओं और छात्रावासों को 1 दिसंबर से शुरू करने के संदर्भ में एक पत्र विगत 20 नवंबर को आयुक्त पवनीत कौर द्वारा जारी किया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अपर आयुक्त द्वारा कहा गया है कि कोरोना संक्रमण का खतरा कायम रहने के चलते अभिभावकों के सहमति पत्र के बिना विद्यार्थियों को शालाओं में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसे में फिलहाल यह तय नहीं है कि 1 दिसंबर से आदिवासी आश्रमशालाएं और छात्रावास खुलने जा रहे हैं अथवा नहीं। यवतमाल जिला कारागार में हत्या के आरोप में बंद एक कैदी ने मंगलवार की दोपहर यहां के जेलर पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से जेल में जबरदस्त हड़कंप मच गया और कैदियों में भय का वातावरण व्याप्त हो गया।
जानकारी के मुताबिक यवतमाल जिला जेल के सहायक कारागार अधीक्षक शेख हमेशा की तरह दोपहर के वक्त कारागार में कैदियों की बैरक की जांच कर रहे थे। इस समय उन्होंने हत्या के आरोप में पकड़े जाने के बाद जेल में बंद किए गए राहुल शिंदे से उसके बालों की अजीबोगरीब कटिंग के बारे में पूछताछ की, जिससे भड़क कर राहुल ने सीधे शेख पर हमला कर दिया। एक कैदी द्वारा जेलर के साथ मारपीट किए जाने की बात ध्यान में आते ही कारागार के अन्य कर्मचारी वहां सहायता के लिए दौड़े। साथ ही सहायता के लिए जेल का सायरन बजाया गया, जिसे सुनकर कारागार के अन्य हिस्सों में मौजूद कर्मचारियों सहित शहर पुलिस स्टेशन के थानेदार संजय सायरे अपने दल के साथ इस परिसर में पहुंचे, जिसके बाद जेलर पर हमला करने वाले कैदी के खिलाफ अवधूतवाड़ी पुलिस थाने में अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई। यवतमाल जिले के नेर निवासी तथा अनमोल सामाजिक ग्रुप के संचालक भिकेश मालानी एवं उनके परिवार के सदस्य दारवा आरणी मार्ग पर हुए सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। मालानी परिवार के सदस्य गत रोज दोपहर नांदेड़ से आरणी महागांव रोड होते हुए नेर की ओर आ रहे थे। इस समय उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में भिकेश मालानी की कमर में जबरदस्त चोट आई है। वहीं वाहन में सवार मालानी परिवार के अन्य सदस्यों को काफी मामूली चोटें आई हैं। अमरावती संभाग में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया जारी रहते समय यवतमाल जिले में एक प्रत्याशी केवल बनियान पहनकर मतदान केंद्र पर पहुंचे, जिन्हें देखकर मतदान केंद्र पर जबरदस्त खलबली मच गई। नेर स्थित तहसील कार्यालय के मतदान केंद्र पर पहुंचे इस उम्मीदवार का नाम उल्लास पाटिल बताया जाता है, जो वाशिम जिले के मानोरा तहसील अंतर्गत कारली के निवासी हैं। इस प्रत्याशी ने केवल बनियान पहनकर मतदान केंद्र पर पहुंचते हुए मतदाताओं के सामने बिना अनुदानित शिक्षकों की समस्याओं और वेदनाओं को रखने का प्रयास किया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है इन दिनों कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने को लेकर जबरदस्त उत्सुकता देखी जा रही है, लेकिन कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद चाहे कोई कितनी भी मांग कर ले, लेकिन सरकार की ओर से सबसे पहले कोरोना योद्धाओं को ही यह वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। जालना में एक पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद उसे सबसे पहले डॉक्टरों और पुलिस कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही जिन लोगों ने कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी ओर से योगदान दिया है, पहले उन लोगों को यह वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके उपरांत यह वैक्सीन सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराने पर सरकार विचार करेगी। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली में जारी आंदोलन को और अधिक तीव्र करने हेतु आगामी 3 दिसंबर को महाराष्ट्र राज्य में आंदोलन करने का निर्णय अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की महाराष्ट्र राज्य समिति की बैठक में लिया गया। समिति द्वारा कहा गया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने दिल्ली की सीमा पर शुरू किसान आंदोलन को दबाने के लिए जबरदस्त बल प्रयोग करना शुरू किया है, लेकिन किसान इस दबाव तंत्र के आगे झुकेंगे नहीं। साथ ही अब यह आंदोलन समूचे देश में चलाया जाएगा और 3 दिसंबर को महाराष्ट्र के सभी जिलाधीश व तहसील कार्यालय पर किसानों द्वारा मोर्चे निकाले जाएंगे और जगह जगह पर रास्ता रोको आंदोलन भी किया जाएगा। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी पर 2 बदमाशों ने जानलेवा हमला किया था। दोनों हमलावरों को गिरफ्तार करने के बाद उनका पीसीआर लिया गया था और पीसीआर की अवधि खत्म होने के बाद इन दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों आरोपियों को न्यायालय ने एमसीआर के तहत सेंट्रल जेल रवाना किया है। सराफा बाजार में रहने वाले लक्ष्मीकांत जैन की कालाराम मंदिर के पास न्यू लकी टूल सेंटर नामक दुकान है, जहां पर सभी तरह के औजारों को चमकाने का काम किया जाता है। लक्ष्मीकांत जैन पर विगत दिनों आरोपी योगेश पवार और राजू ठाकरे ने चाकू से हमला किया था और दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए थे। शहर के नमूना गली स्थित राशि नामक कपड़ा प्रतिष्ठान के सामने कपड़े खरीदने गई महिला की पर्स को 3 अज्ञात महिलाओं ने चुरा लिया, जिसमें 8,000 रुपये की नगद राशि थी। तपोवन के योगीराज परिसर में रहने वाली सुनंदा गडलिंग 28 नवंबर की दोपहर के समय दुकान में कपड़े खरीदने गई थी और वो दुकान के गेट के सामने खड़ी थी। तभी उसके पास की पर्स को 3 अज्ञात महिलाओं ने उससे छीन लिया और तीनों महिलाएं मौके से फरार हो गई। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र में जुआ, वर्ली मटका व अवैध शराब की बिक्री इन दिनों बड़े जोरों से चल रही है। इन अवैध व्यवसायों पर अंकुश लगाने के लिए वलगांव पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू की है। इसी कड़ी में वलगांव पुलिस ने रेवसा व पेड़ी नदी के पात्र में खेले जा रहे जुए पर कार्रवाई करते हुए 5 जुआरियों को पकड़ा। इन जुआरियों के पास से 13 मोटरसाइकिल समेत 7,21,210 रुपये का माल बरामद किया गया। नांदगांवपेट में रहने वाली 22 वर्षीय युवती ने आज सुबह अपने घर में जहर गटक लिया, जिसे इलाज के लिए इरविन अस्पताल में लाया गया। यहाँ पर इलाज के दौरान इस युवती की मौत हो गई। युवती द्वारा आत्महत्या किए जाने की फिलहाल वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। बुल्ढाना जिले के मेहकर के पास नागपुर मुंबई महामार्ग पर सोमवार की आधी रात नागपुर से पुणे की ओर जा रही ट्रैवल्स बस में अचानक आग लग गई। बस चालक इकबाल खान पठान खान को इस बारे में पता चलते ही उसने बस को तुरंत सड़क के किनारे खड़ा कर दिया और सभी यात्रियों को बस समय रहते बाहर निकाला। इसके बाद बस के इंजन ने आग पकड़ ली और पूरी बस धू-धू कर जल उठी। बस चालक की सतर्कता से 35 यात्रियों की जान बच गई है। शहर के एंकैयापुरा परिसर में रहने वाले ऑटो चालक मनीष पांडुरंग पोहाते ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन समय रहते घर वालों ने उसे फांसी के फंदे से नीचे उतारकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर फिलहाल उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है।
इस युवक के परिजनों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उसने 7 से 8 लोगों से करीब 5 से 10 हज़ार रुपये का कर्जा लिया था और ये सभी लोग मनीष को कर्जा वापस लौटाने के लिए तंग कर रहे थे, जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या करने जैसा कदम उठाया। विगत शनिवार की आधी रात गुरुकुंज मोजरी स्थित श्री गुरुदेव आयुर्वेदिक अस्पताल के निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर मनोज सांगोले पर अज्ञात हमलावरों ने तीक्ष्ण हथियारों से हमला किया था, जिसके बाद तिवसा पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने का प्रयास तेज कर दिया है। इस हेतु पुलिस की 2 अलग अलग टीमें अलग अलग क्षेत्रों में जाकर पूरे मामले की कड़ियां जुटाने का काम कर रही हैं। स्थानीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्थित पेड़ पर एक उल्लू नायलॉन मांझे में फंस गया था। नायलॉन मांझे में फंसे इस उल्लू को हेल्थ फाउंडेशन व दमकल विभाग की टीम ने रेस्क्यू करते हुए जीवन दान दिया, जिसके बाद इस पक्षी को जंगल में ले जाकर सुरक्षित छोड़ दिया गया। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।